So today we have with in our board another brilliant student of our CMA Rankers Academy, Miss Radhika Chauhan. So Radhika, what was your first reaction when you saw your score that is 83 in theory paper like law? तो आपका पहला सर, रिएक्शन क्या था? इट वाज अनएक्सपेक्टेड। लॉ में थी सीधे क्या, वाज वेरी हैप्पी कि मतलब उस मार्क्स की वजह से मेरा पूरा ग्रुप निकल गया। यस सबसे यस, मेन बात तो यही थी मेरे लिए। आई हैव आल्सो सॉ योर मार्कशीट। आपका बेसिकली लॉ के पेपर से पूरा का पूरा ग्रुप निकल गया। एंड जनरली स्टूडेंट हैव दैट पर्टिकुलर मिथ दैट ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैन हेल्प यू टू सेव दैट ग्रुप, एंड यू हैव ब्रोकन दैट मिथ टू कि थ्योरी सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल बिल्कुल हमारा ग्रुप सेव कर सकते हैं, इवन हमारा ग्रुप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो हमारे अगले अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए बड़े रेलेवेंट होंगे। एट द सेम टाइम हमको भी उससे बहुत नॉलेज मिलेगी कि स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव क्या होता है व्हाइल अटेम्प्टिंग दैट पर्टिकुलर थ्योरी पेपर्स, और कैसी गाइडेंस उसके लिए हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम लोग थ्योरी का पेपर पढ़ रहे होते हैं या एग्जाम से बहुत पहले रिवीजन चल रही होती है ड्यूरिंग दैट 3-4 मंथ, जितना भी पीरियड हम लोगों को क्लासेस में लगता है या हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तो एक हमारा प्रिपरेशन का जो मैकेनिज्म है उस थ्योरी पेपर को, जिसको जनरली बच्चे थोड़ा सा कम टाइम देते हैं कि वी विल स्टडी एट द एंड या बाद में पढ़ लेंगे जैसे भी, तो आपका पर्सपेक्टिव थ्योरी पेपर के लिए क्या था? या आपने पहले से ही सोचा हुआ था कि थ्योरी का ही चाहे पेपर है बट आई वांट टू स्कोर दैट मच मार्क्स जिससे मेरा एक ग्रुप निकलने में वो हेल्प करेगा? तो आपकी क्या थिंकिंग थी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन? सर, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकल एग्जाम बेसिकली। मतलब मतलब लास्ट 1 मंथ में तो आई वाज लाइक कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की वजह से ही पास होंगी, बट एट द लास्ट टाइम मुझे हुआ कि प्रैक्टिकल में हो नहीं पा रहा है मेरा। तो फिर आई वाज लाइक कि अब लॉ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सर ने काफी अच्छा पढ़ा रखा है हमें क्लासेस में। लाइक अरुण सर हैव टॉट अस इन द क्लासरूम लाइक एवरी कॉन्सेप्ट्स with basic life concepts examples, ओके। so that much helped me while studying. ऑल राइट, तो आप लोग क्या But करते थे at जैसे the आपकी end, क्लासेस हो रही हैं तो बस क्लास में पढ़ लिया दैट इज वाज इनफ, या घर पे भी जाके उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते थे, या आपके लिए क्लास में ही उतना इनफ रहता था कि घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं रहती थी? कैसे आप मैनेज करते थे थ्योरी सब्जेक्ट? सर जब क्लासेस चलती थी रेगुलर तब तो क्लासेस वाला ही इनफ था मेरे लिए, क्योंकि सर बहुत पढ़ा देते थे हमें क्लास में, तो बस उसका आगे रिवाइज कर लेती थी मैं। बाकी तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने क्लासेस के टाइम पे, बस एट द लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम्स आई ओनली रिवाइज दैट मच। ऑल राइट, तो हम रिवीजन की बात को ही लेकर चलते हैं। तो जो हम लोग थ्योरी के जो पेपर होते हैं वो पढ़ तो चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट एट द लास्ट मोमेंट जब हमारे पास जस्ट 1 डे होता है एंड वी हैव टू रिवाइज एवरी सेक्शन, तो वो बहुत ज्यादा सिलेबस कई बार बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है। तो आपने कैसे अपने आप को बिल्कुल काम कंपोज रखा लास्ट डे पे कि 1 डे में हम लोग कैसे पूरा रिवाइज कर पाए? सर बेसिकली लास्ट डे मैंने पूरा रिवाइज बिल्कुल भी नहीं किया। मतलब अरुण सर ने हमें बता रखा था कि ये सब्जेक्ट्स मतलब सब्जेक्ट इन द कॉन्सेप्ट जो है वो इतने मार्क्स की वेटेज करते हैं। तो जो जो हमारे टॉपिक्स से ज्यादा वेटेज के थे मैंने उनको फोकस ज्यादा किया, तो उनको पढ़ के ज्यादा करी थी, क्योंकि क्वेश्चन भी से आए थे और दैट इज वेरी ओके। हेल्पफुल। ऑल राइट, बट आपका स्कोर इतना हाई आया है तो हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने कुछ एरिया को छोड़ा होगा या फिल्टर लगाए होंगे। नहीं सर, हाँ नहीं छोड़ा तो कुछ भी नहीं था, मैंने पढ़ के सब कुछ गई थी मैं, बट लास्ट डे मैंने सिर्फ वो रिवाइज किया है जो ज्यादा वेटेज का था। ज्यादा वेटेज का था, ओके। तो आपने वेटेज के अकॉर्डिंगली उसको इंपॉर्टेंस दी थी, या कह सकते हैं कि एबीसी एनालिसिस आपने अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ था। ऑल राइट। यस सर। तो आप लोग आपने प्रिपरेशन के टाइम पे या एंड में क्या कुछ इसके मॉक टेस्ट या कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट भी ऐसे कुछ आप लोगों ने दिए थे, या जस्ट सीधा एग्जाम में ही जाके वो जो एग्जाम पेपर ही आपने सॉल्व किया? नहीं सर, जो हमारे रैंकर्स इंस्टीट्यूट में जो हमारे टेस्ट हुए थे लॉ के, तो वो काफी हेल्पफुल रहे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए थे वहां पर। तो ओके। राइटिंग प्रैक्टिस वहां से हुई थी, मेरे रिवीजन साथ साथ हो गया था एट द टाइम। तो उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं दिया मैंने वहां पे। ओके, एक बच्चों की मुझे और बहुत क्वेरी आती है जनरली थ्योरी सब्जेक्ट्स में, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनका ये बहुत डाउट होता है कि सर जैसे लॉ सब्जेक्ट है या ऑडिट है या कोई भी ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? क्या हमें वही जो बुक में लिखा हुआ है, चाहे फैकल्टी बुक्स हो या इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एज इट इज लिखना है, या फिर हमको अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो हम अपनी लैंग्वेज में भी उस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं? सर लॉ में तो हम अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर ही नहीं सकते आंसर, मतलब जो मॉड्यूल में लिखा है वही लिख के आना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो लॉ है ओके। जो पूरा वही लिख के आना पड़ेगा, सेक्शन वगैरह सब कुछ। अगर मतलब सेक्शन वगैरह हम उसमें कोट कर देंगे, बाकी जो थ्योरी पार्ट है वो समझा खुद लैंग्वेज में सकते हैं, बट वो भी तब अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो। हाँ, बाकी यस यस। जो अरुण सर ने नोट्स लिखवाए हैं वो काफी हेल्पफुल थे, क्योंकि उसमें एक एक चीज थी। ओके। तो अरुण सर के नोट्स रेफर कर सकते हैं, मॉड्यूल भी काफी सही है हमारे इंस्टीट्यूट की लॉ के लिए। ऑलराइट, तो आपने उसके लिए आप बेसिकली कौन कौन सी बुक्स आपने पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फॉलो करी थी?
सर लॉ के लिए मैंने मॉड्यूल ही पढ़ी है अपने इंस्टीट्यूट की, और मॉड्यूल पढ़ा था कॉस्ट के आपने? लिए अजय सर की जो बुक पढ़ी थी वो, और टैक्स के लिए भी जो इंस्टीट्यूट ने बुक दे रखी है वो पढ़ी थी, और अकाउंट्स के लिए भी जो दीपक सर ने बुक दे रखी है वो पढ़ी थी तो मैंने। मतलब हमारा अगर इंस्टीट्यूट का एक मटेरियल हमारे पास रेफरेंस के लिए और साथ में हम एक फैकल्टी को जिसको भी फॉलो कर रहे हैं XYZ वो फॉलो करें तो हमारे लिए वो एक एग्जाम के लिए कंप्लीट मटेरियल हो जाता है। तो जनरली कई बच्चे क्या करते यस हैं, सर, कंप्लीट हो जाता एक बुक और किसी की और रेफरेंस से पता चला तो एक बुक और ले ली, किसी के नोट्स पता चले तो वो भी ले ली, और एग्जाम से 2-4 दिन पहले उनके पास इतना एम्पल मटेरियल होता है कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब फाइनल रिवीजन हम लोग कहाँ से करें। है। हाँ नहीं सर, मतलब वो तो काफी हेक्टिक हो जाता है, मतलब हमें सिर्फ एक बुक लाइक साइड बाय साइड जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहां से, और एक इंस्टीट्यूट की मटेरियल, वो इनफ होता है। बाद में हमें जो वो मिली होती है, मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, वो काफी हेल्प करता है। बाकी और कुछ नहीं पढ़ा मैंने। ऑल राइट, मतलब एक हम इससे क्रक्स निकाल सकते हैं कि अगर आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करना है तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी एक प्रॉपर प्लानिंग अगर करते हैं तो आप थ्योरी सब्जेक्ट को जस्ट वो 40-50 वाला पेपर नहीं मान सकते, आप उसमें भी एक अच्छी हाइट एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यस सर। और इससे आपका भी कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बूस्ट हुआ होगा, आगे भी आप फाइनल के एग्जाम देंगे, जो भी आपके एग्जाम्स पेंडिंग है उस सब में आप थ्योरी को कैटर कर सकते हैं कि थ्योरी एक पेपर अच्छा हो सकता है जिसमें हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यस मान सर। के चलें कि अभी जो हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं जो अभी दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, आपके ऐसे क्या कुछ की स्ट्रेटेजीज होंगी या क्या मूल मंत्र होगा जो आप उनको देना चाहेंगे कि जो स्कोर आपका आया कहीं ना कहीं वो उसके आसपास या उसको बीट कर सके, कि उनको भी थ्योरी वाले पेपर में जो जनरली बच्चे डरते हैं कि सर प्रैक्टिकल तो सॉल्व भी हो जाता है, बोरिंग भी नहीं लगता, टीवी देखते देखते भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन थ्योरी के लिए वी वांट फुल कंसंट्रेशन, तो आपका क्या ऐसा होगा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रखें या रिवीजन में क्या रखें जिससे उनको कहीं ना कहीं कुछ एक एडिड एडवांटेज मिले, बिकॉज ये जो हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं एक बिल्कुल रॉ कंटेंट है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हमने कोई बुकिश बातें करी, तो जो एक स्कोरर हमको बताएंगे चीजें वही बच्चों को डायरेक्टली कन्वे होगा। तो आपकी क्या ऐसे कुछ मूल मंत्र हो सकते हैं जो हम बच्चों को आगे फॉरवर्ड कर सकते सर ऐसा मूल मंत्र तो मतलब कोई बेसिकली नहीं है, बट ये था जैसे अरुण सर हमें सारे पढ़ाते थे, तो उसको आके डे बाय डे रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, वो इनफ होता है। फिर एट लास्ट टाइम पे जब पेपर्स थे हमारे, एक दिन पहले भी सर ने मैराथन ली है, हैं? तो यस। वो मैंने अटेंड करी है मैराथन भी। तो दैट वेरी हेल्पफुल, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब सर भी पढ़ाते हैं तो वो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें बहुत बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके। के लिए, तो वो पढ़ के चले जाओ। और फिर लास्ट क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं, जो साइट पे पढ़े हुए हैं सीएमए की, यस तो यस। उसमें क्वेश्चन देखते हो रिपीटेटिवली आ रहे हैं तो उनको ज्यादा पढ़ लो। मैंने ओके। सिर्फ यही किया है, मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ज्यादा रिलाई करा है मैंने। और साथ में इसमें जैसे मार्किंग का भी बच्चे कई बार उनको डाउट होता है कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं लिखा तो होता नहीं दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन 50 to 100 वर्ड्स और एनी लिमिट, तो आप कैसे मैनेज करते थे कि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना लिखें, बिकॉज इसके लिए तो कई ओपन एंड स्कीम है, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, कोई स्टूडेंट उतना नहीं भी लिखता, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी मार्क्स के अकॉर्डिंगली कितनी लेंथ का आंसर लिखना है, कि कैसे उसका आपने एक पैरामीटर बेसिकली डिसाइड किया हुआ था? तो ओके, आई विल गिव एग्जांपल। जैसे मैं क्वेश्चन आया था डिस्क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर लिखनी थी हमें, तो वो क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स का था। यस तो यस। उसमें हमारी मॉड्यूल में 10 मार्क्स, हमें 10 पॉइंट दे रखे थे डिस्क्वालिफिकेशन के। तो उसमें मैंने पहले क्या किया, डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया डायरेक्टर्स क्या होता है। उसके बाद फिर 10 पॉइंट्स मतलब पूरे 10 पॉइंट लिख के आई हूँ मैं, तो उसमें मेरे ओके। फुल मार्क्स आए हैं। तो ओके। मतलब जितने पॉइंट्स हैं वो पूरे लिख के आने होते हैं, तो फुल मार्क्स मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ओके। ओके, मतलब जो और फिर बच्चे एक चीज और, मतलब जैसे मतलब जो बच्चे फिल्टर लगाते हैं कि चलो 4 मार्क्स का है, चाहे उसमें 6-7 पॉइंट्स भी हैं, चलो 4 ही लिख दूं, तो वो बात नहीं बनेगी, यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। यस सर। तो जनरली यस सर, आप लोग मतलब ये आपने सब आंसर्स कैसे लिखे थे, कि हम लोग पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं या फिर पॉइंटर्स आपने यूज किए थे, कि क्या आपने पर्टिकुलरली प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा पैटर्न यूज किया था? सर पॉइंटर्स यूज करे थे मैंने, क्योंकि एग्जामिनर भी जो चेक करता है तो वो पूरा पैराग्राफ तो ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। अगर हम यस यस। पॉइंटर्स यूज करेंगे और उसका मैंने अंडरलाइन किया है जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है उसमें लाइन में पॉइंटर्स में, तो वही है, मतलब पॉइंटर्स यूज करे हैं मैंने। ऑल राइट, तो आई होप ये एक भी पूरा का क्वेश्चन में पूरा, पैराग्राफ नहीं लिखते हैं। तो आपने एक भी क्वेश्चन में पैराग्राफ लिखा ही नहीं, बिकॉज यूजली जो हम लोग बुक्स वगैरह फॉलो कर रहे नहीं होते हैं सर। उनमें तो पैराग्राफ राइटिंग ही होती है, चाहे हम इंस्टीट्यूट की बुक उठा लें या कोई भी बुक, उसमें तो लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं, तो उससे हमको पॉइंटर्स में अपने आप आंसर को बनाना चाहिए जिससे एग्जामिनर भी उसको एक पॉइंट बाय पॉइंट चेक करके हमको मार्क्स अलॉट करता जाए। हाँ, और सर जैसे मॉड्यूल में भी हमारे हर कॉन्सेप्ट जो है पैराग्राफ में दे रखे होता है, तो वो लर्न करने के लिए अगर यस मैं यस। इफेक्टिवली लर्न करना है तो हम खुद से उसे पॉइंटर्स में वो कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा अच्छे से ज्यादा रहता है वो। ऑल राइट।
तो आई होप ये इंटरेक्शन हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही यूजफुल होगा। ओके, वो देखेंगे इसको तो बहुत लर्निंग है इसके अंदर, एक रॉ कंटेंट है तो ऑब्वियसली उनको काम आएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू यू राधिका, एंड आई होप you do great in your all future endeavors. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, bye.